औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आज से हमारी ऑनलाइन हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप का आगाज किया जा रहा है। स्केड्यूल आप लोगों के पास ग्रुप में मौजूद है। डे 1 आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए इंशाल्लाह आज की इस क्लास में हम उन तमाम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कॉपीज आपने अपने सामने रखी हुई है। जिस तरह इससे पहले कम्युनिटी फार्मेसी और इंडस्ट्री की इंटर्नशिप को आपने भरपूर तरीके से समझा था, बिल्कुल वैसे ही आप हॉस्पिटल की इंटर्नशिप को भी समझने जा रहे होंगे। बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने टर्म रखता हूं हॉस्पिटल फार्मेसी, देखिए इस वक्त जो लोग इंटर्नशिप में मौजूद हैं उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें एमबीबीएस, बीडीएस, एमएलटी, नर्सिंग और फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब क्लियर नहीं है, तो मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको सारी डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा। इसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं और ग्रेजुएट्स भी हैं, तो हम उसी अंदाज से चलेंगे ताकि सब लोगों को तमाम बातें समझ में आने लगे। पहली डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है, तो हम कहते हैं सर वो फार्मेसी जो हॉस्पिटल की प्रेमिसेस के अंदर मौजूद होगी उसे हम नाम देंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। साथ में ये भी बताता चलूं कि सर हॉस्पिटल फार्मेसी इन पेशेंट हॉस्पिटल्स के लिए होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आगा खान हॉस्पिटल है और उसमें आपको एक फार्मेसी नजर आ रही जिसमें आप भी जाकर दवा खरीद सकते हैं, तो वो हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं है। जो इंटरनल फार्मेसी मौजूद होगी जिसमें उनके पेशेंट्स को दवा दी जा रही होगी, जो उनके बेड तक पहुंच रही है, जो ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच रही है, उसको हम नाम देंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का। जो दूसरी फार्मेसी थी उसे हम कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी की तरफ लेकर जाएंगे। तो पहला बेसिक डिफरेंस था कि जो डॉक्टर्स का डायरेक्ट कनेक्शन है फार्मासिस्ट के साथ, पेशेंट्स के लिए, इन पेशेंट्स के लिए जो उस अस्पताल के मरीज हैं उन्हें हम नाम देंगे हॉस्पिटल फार्मेसी का। फिर सवाल आता है सर व्हाट इज हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, क्या ये अलग चीज है, अलग डेफिनेशन है? तो पहले इनकी वर्डिंग से बेटा हम समझते हैं। इन द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, द फॉर्मूलरी इज अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशन अवेलेबल फॉर यूज एट हॉस्पिटल और हेल्थ सिस्टम। हॉस्पिटल में जो जो दवाएं मौजूद हैं इस्तेमाल करने के लिए, उस लिस्ट को नाम दिया जा रहा है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। जितने भी फार्मासिस्ट इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है इस लिस्ट को मेंटेन करना। जितने भी डॉक्टर्स, एमबीबीएस, बीडीएस है, जितने एमएलटी स्टूडेंट्स, नर्सिंग के स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि दवा देने से पहले, प्रिस्क्राइब करने से पहले, डिस्पेंस करने से पहले, पेशेंट को बताने से पहले आप फॉर्मूलरी को चेक जरूर करते हैं कि आया फॉर्मूलरी में वो दवा मौजूद है या नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको एंटीबायोटिक देनी है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, नर्सिंग के स्टाफ अब जा रहा है एंटीबायोटिक लेने के लिए और उसे मालूम ही नहीं है कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में वो दवा मौजूद है भी या नहीं। तो ये कनेक्शन होने जा रहा है इस इंटर्नशिप के थ्रू आप तमाम लोगों का, डॉक्टर्स का भी, नर्सेस का भी, इन तमाम फील्ड्स का। क्या रोल है सर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का? हम कहते हैं सर हॉस्पिटल फॉर्मूलरी इज अ व्हीकल बाय विच मेडिकल, फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टाफ में यूज ऑफ द सिस्टम। जैसे इस वक्त हम एक ब्रिज बने हुए हैं, इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं और बहुत सेम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी हैं जो आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। तो आज के बाद एक ताल्लुक बिल्ड हो जाएगा हमारा कि अच्छा फार्मासिस्ट से पूछना जरूरी है कि दवा अवेलेबल है भी या नहीं है, उस डोज में है भी या नहीं है। यहां पर मैं एक बड़ी एहतियात के साथ ये बात करना चाह रहा हूं जो अक्सर मैं अपने सेशंस में करता हूं और नॉर्मल प्रैक्टिस हो रही होती है कि अगर एक स्ट्रेंथ की दवा नहीं मिलती तो हमें कहा जाता है कि दवा दो इस्तेमाल कर ली जाए या तोड़कर दवा को इस्तेमाल कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर 4 मिलीग्राम की दवा आपको खानी है और 8 मिलीग्राम की अवेलेबल है, तो अक्सर हम देखते हैं कि उसको तोड़कर खाने की इजाजत दे दी जाती है। ये फार्मास्यूटिकली प्रैक्टिस में गलत माना जाता है चूंकि कंपनी ने पूरी दवा को टेस्ट किया होता है एक साथ। इसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर यूं देता हूं बच्चों को कि अगर आपके पास जो है वो एक बिरयानी का पैकेट है और वो दो लोगों ने मिलकर खरीदा है 60-60 रुपए मिलाकर, और जैसे ही आपके पास आया आपने कहा कि आधा तू रख ले आधा मैं रख लूं बगैर खोले, तो इस बात पर कोई भी राजी नहीं होगा, कहेगा भाई आलू वहां जा सकता है, बोटी वहां जा सकती है, मसाला वहां जा सकता है। खोलने के बाद फैसला किया जाएगा कि आधा देना है या नहीं देना है। बिल्कुल वैसे ही दवा की ये कंटेंट है कि पूरी दवा में 8 मिलीग्राम है, इसमें किसी कॉर्नर पे ज्यादा किसी कॉर्नर पे कम हो सकता है। इस सब से बचने के लिए हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को चेक कर लेते हैं पहले कि कौन सी दवा हमारे पास मौजूद है या नहीं है।
फिर हम कहते हैं सर क्या कंटेंट्स है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के, क्या क्या होना चाहिए। तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में आपके पास प्रोक्योरिंग, प्रिस्क्राइबिंग, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग अंडर नॉन प्रोप्राइटरी नेम और जहां पर उसके ट्रेड नेम मौजूद होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आगे जाकर मैं आपको एक पूरी लिस्ट बनाकर बताऊंगा कि सर ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है एक हॉस्पिटल फॉर्मुलेशन क्रिएट करने के लिए। मैं हिस्ट्री का बड़ा शौकीन हूं और मैं अपने हर क्लास में बच्चों से कहता हूं कि हमें उसकी हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं जब फार्मेसी की क्लास लेता हूं, इंडस्ट्री की क्लास लेता हूं, स्टैट्स की क्लास लेता हूं, मैथ्स की क्लास लेता हूं, मैं हिस्ट्री की जरूर बात करता हूं। आपके सामने भी मैं हिस्ट्री बेटा जरूर रखूंगा। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल को अगर आप में से कभी किसी को आदत है हिस्ट्री पढ़ने की तो उसने सर्च किया होगा, ये बानी कहलाता है हॉस्पिटल फार्मेसी का। इट वाज 1751 जब पहली मर्तबा इस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल फार्मेसी का आगाज किया गया। दिस इज कल्टिवेशन इन नॉर्थ अमेरिका। इट वाज नॉट अंटिल 1751 आफ्टर द बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड डॉक्टर थॉमस बॉन्ड फाउंडेड द फर्स्ट हॉस्पिटल इन द ब्रिटिश कॉलोनी, दैट वाज पेंसिल्वेनिया हॉस्पिटल। और यहीं पर पहला आइडिया दिया गया था हॉस्पिटल फार्मेसी का। तो जरूर वो तमाम हजरात जो हॉस्पिटल फार्मेसी में इंटर्नशिप करने के ख्वाहिशमंद है, उनको मालूम होना चाहिए कि यहां से आगाज किया गया हॉस्पिटल फार्मेसी का। ये हॉस्पिटल हम सब के जहनों में जरूर रहना चाहिए। फिर सवाल आता है सर, हु वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट? चांद पर पहले कौन गया था? हम कहते हैं नील आर्मस्ट्रांग गया था। तो वैसे ही मेरा सवाल है कि पहला हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन सा है? सो इट वॉज जोनाथन रॉबर्ट, जो उस हॉस्पिटल में फर्स्ट फार्मासिस्ट हायर किया गया था इन 1752। मैंने बहुत कोशिश की इनकी तस्वीर ढूंढने की, लेकिन मुझे मिली नहीं, चूंकि पहले जमाने में स्केचेस हुआ करते तो स्केच इतने क्लियर नहीं थे। लेकिन ही वाज द वन जिसने पहली मर्तबा हॉस्पिटल फार्मेसी का आगाज किया। जितने भी स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं उन स्टैंडर्ड्स को ये लेकर गुजरा होगा। मुझे याद है ये जो दौर गुजरा है 17 एंड होने का और 18 स्टार्ट होने का, बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं। 1795 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन बनाई थी। तो ये वो दौर था जब वैक्सीनेशन बनाई जा रही थी। तो मैं बहुत कीनली इन वक्तों को पढ़ता हूं। और याद रखिएगा, जिस वक्त डेवलप हो रहा होता है उस वक्त चीजें ऐसी नहीं होती जैसी आज आपको दिख रही होती हैं। मिसाल के तौर पर जब उन्होंने वैक्सीन बनाई थी 1795 में, तो स्टरलाइजेशन के वो तरीके मौजूद नहीं थे। उन्होंने सुराही में पहली वैक्सीन बनाई थी और रोशनदान के जरिए ऑटोक्लेव किया था। आज तो बेशुमार चीजें मौजूद हैं। यानी आज जो हॉस्पिटल फार्मेसी आप पढ़ रहे हैं, ये हॉस्पिटल फार्मेसी वैसी डेफिनेटली नहीं होगी जैसी इस दौर में बनाई गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडिशन डेफिनेटली की जा रही है। ये जो इंटर्नशिप की जा रही है, इसको हमने हर मर्तबा की तरह इस इंटर्नशिप को भी सर्टिफाइड रखा है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए हम कहते हैं कि 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है और एक टेस्ट लिया जाएगा, उसे क्वालिफाई करना है। तो जैसे ही आप लोग इस स्क्रीन को देख रहे हैं, आप लोग अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर इस वक्त कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम रजिस्ट्रेशन नंबर्स नहीं मिले, हम बाद में लेक्चर्स को देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तो आपने कोई मसला नहीं है, चूंकि आप वक्त दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। आप अपना नाम और यूनिवर्सिटी फौरन कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी अटेंडेंस हम मेंटेन कर रहे हो। अटेंडेंस का ड्यूरेशन हम रखेंगे, एक दिन से ज्यादा लेट जो अटेंडेंस मार्क की जा रही होगी उसे कंसीडर नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि लेक्चर्स तो यूट्यूब पर बाद में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन टाइम फ्रेम हमने मेंशन कर दिया। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, किसी का एग्जाम है, किसी के घर में लाइट नहीं थी, वो जरूर स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके अपना मसला बता सकता है, ताकि हम उसकी अटेंडेंस को कंसीडर करें। अब आइए बेटा कुछ पढ़ने की बात करते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज में आपको समझाना चाहूंगा जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपके सामने 10 सैंपल एमसीक्यूज भी रखूंगा, ताकि जो चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं वो उसके बाद हम एमसीक्यूज से उनको सॉल्व भी कर लें और हमारा ये वक्त बहुत फ्रूटफुल रहे। जी बेटे, सो इट्स डे 1 और आइए हम डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करते हैं। सर डेफिनेशन में हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, क्लोज फॉर्मुलरी। सो इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशन विच लिमिट्स एक्सेस ऑफ अ प्रैक्टिशनर टू सम मेडिकेशन। A close formulary may limit drugs to specific physician, patient care areas or disease states where formulary instruction. For example, मैं आपको कहता हूं कि ऑपरेशन थिएटर है और ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर मौजूद है उसको जो दवाइयां चाहिए, मैं कहूंगा वो क्लोज फॉर्मुलरी है, क्योंकि वो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर की हद तक मौजूद है। अगर कोई जनरल फिजिशियन कहीं ओपीडी कर रहा है, कहीं नॉर्मल क्लिनिक कर रहा है, वहां पर उन दवाइयों की जरूरत नहीं है। एनेस्थीसिया करना है जो करना सिर्फ आपको ऑपरेशन थिएटर में ही है, तो वहां पर जो फॉर्मुलरी यूज हो रही होगी वो क्लोज फॉर्मुलरी है और उसकी इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है। फिर वर्ड आया हमारे पास ड्रग फॉर्मुलरी। A drug formulary is continually updated list of medication
and related information representing the clinical judgment of pharmacists, physician and other experts in the diagnosis. देखें, clinical जजमेंट ऑफ फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन, डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस फार्मासिस्ट के पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. अगर फार्मासिस्ट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर फिजिशियन ही को लीड करना होता है, जैसे हम मोस्ट ऑफ द केसेस में देखते हैं. तो यहां पर हम कहते हैं सर एक लिस्ट तैयार हुई हुई होती है और फार्मासिस्ट को वो याद होती है. आप पता है इसमें क्या कर सकते हैं, आपके घर में भी कम से कम भी 15 दवाएं मौजूद होंगी. आप उन 15 दवाओं की लिस्ट बना लें, उस एक फॉर्मूलरी अपनी जनरेट कर ले. मैं अक्सर क्या किया करता हूं, बच्चों को होमवर्क दिया करता हूं और फिर उनसे डिमांड करता हूं कि वो होमवर्क्स आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं उनको देख सकूं कि आपने कितनी मेहनत के साथ चीजों को पढ़ा है. तो काम कीजिए, आज आप लोग अपने घर में जितनी दवाएं हैं उनको निकाल के रखें और उनमें क्या क्या चीजें नोट करनी है वो मैं आपको बता देता हूं. आपके घर की एक फॉर्मूलरी डिजाइन हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि घर में सर कौन कौन सी दवाएं हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और हमने करनी होती हैं. फिर एक वर्ड आपके पास आता है बेटा, ड्रग मोनोग्राफ. What is a monograph, sir? It is a written, unbiased evaluation of a specific medication. This document includes the drug name, therapeutic class, pharmacology, indications for use, summary of clinical trials, pharmacokinetics, pharmacodynamics. इसको आप लोग लीफलेट या इंसर्ट भी कहते हो. देखा होगा आपने कि अक्सर दवा के अंदर लीफलेट और इंसर्ट्स होते हैं. हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है वो दवाओं के लीफलेट और इंसर्ट्स भी एक फाइल बनाकर मेंटेन करता है और उसके बारे में पढ़ता रहता है ताकि उसको मालूम चलता रहे कि कौन कौन सी दवाएं कब कब इस्तेमाल की जा रही है. जैसे सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हमारे यहाँ भरपूर इस्तेमाल की जा रही होती है. याद रहे, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर दी जाती है तो कार्टिलेजेस का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए आज जो हम ग्रो कर रहे हैं हमें घुटनों में बहुत जल्दी दर्द रहता है. बूढ़े लोगों के घुटनों में दर्द नहीं होता था, लेकिन हम ये शिकायत रखते हैं कि हमारे घुटनों में शदीद दर्द है. उसकी वजह एक ये भी है कि हमने शायद अपने बचपन में सिप्रोफ्लॉक्सिसिन बहुत ज्यादा ली है. सो सर उसके एडवर्स इफेक्ट्स, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका डोज सब कुछ पता होगा तो आप सेफ यूज करवा सकते हैं. फिर हम कहते हैं सर ड्रग थेरेपी गाइडलाइंस. It is a document describing the indication, dose regime, duration of therapy, mode of administration, monitoring parameter, कब देनी है दवा, कितनी कितनी देर देनी है दवा, किस दवा के साथ कौन सी दवा नहीं देनी है, ये भी पहले से तैयार होगा. यानी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आप वहां पर चीजें नहीं देखते हैं तो आपके मैं आपको बना के दूंगा. जब आप ये कहते हैं मैं आपको बना के दूंगा तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आपको आता होगा तो आप बना के देंगे और अचानक से आप अपनी कैटेगरी को मुख्तलिफ कर देते हैं. अब आप उनमें से बन जाएंगे जो वहां पर पॉलिसी मेकर्स होंगे, जो उनके डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपके पेरोल पे भी फर्क पड़ता है. आपकी जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं उनमें भी आप खुद में डिफरेंस फील करना स्टार्ट करते हैं. ड्रग यूज एवोल्यूशन, अ प्रोसेस यूज्ड टू एक्सेस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ड्रग थेरेपी बाय एंगेजिंग इन द एवोल्यूशन of data on drug use in given healthcare environment against predetermined criteria and standard. अब आप क्या करते हैं, लोगों से आप डेटा लेना स्टार्ट करते हैं कि जिसको आप नॉर्मली फीडबैक कह सकते हैं. दवा के बाद पेशेंट आउट जा रहा है, उससे फीडबैक लिया जा रहा है, उसको आप एवेलुएट करें. फीडबैक लेना डेफिनेटली आप अपने हेल्पिंग स्टाफ का सहारा लेते हैं उसमें, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आता है बेटे डायग्नोसिस रिलेटेड ड्रग यूज एवोल्यूशन. DUE का मतलब ऊपर हमने मेंशन कर दिया, इट्स ड्रग यूज एवोल्यूशन. A drug use evolution completed on patients with a specific disease state or diagnosis. An example is use of antibiotics in patient with community acquired pneumonia, COPD. क्या करो कि आपके पास पेशेंट है या कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का आपके पास पेशेंट है और आप उसमें एंटीबायोटिक यूज करते हैं, तो आप उसके साथ उसके इफेक्ट को चेक करें, आप उनसे पूछें, उसके बाद आप उसकी मॉनिटरिंग करें ब्लड लेवल की. ये सब भी नोट हो रहा होता है. जो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है ना, वो ड्रग ऑफ चॉइस ऐसे ही नहीं बनती. ड्रग ऑफ चॉइस बनने के पीछे भी डेफिनेटली एक रेशनल मौजूद होता है. यहां पर मैं एक बहुत अहम सवाल आप सब लोगों के जहनों में छोड़ना चाहता हूं कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जी वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है? अब मैं चैट इस वक्त आप लोगों को देख रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग चैट पर भरपूर इसी तरह लिखेंगे जिस तरह आप एक फिजिकल क्लास में जवाब दे रहे होते हैं कि एंटीबायोटिक यूज करनी है या नहीं करनी है. तो 99.9999% कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स नहीं देनी होती, जबकि मैं कहता हूं कि वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं. आप लोग एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल को मिक्स कर रहे हैं. Antibiotic are the medicines which are used against any microorganism. एंटीबायोटिक के टाइप्स में एंटीवायरल भी है, एंटीमलेरियल भी है. एसाइक्लोविर इज अ एंटीबायोटिक ड्रग. एंटीवायरल भी है, एंटीबायोटिक भी है. अच्छा, ये वर्ड सिर्फ
आप लोग मिसयूज नहीं करते हैं। मैंने अक्सर डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे भी देखा, वो भी कहता है एंटीबायोटिक नहीं देनी है, या मेरा सवाल उनसे भी है। देखिए, किसी भी चीज को हम कुल या हतमी नहीं कह देते। साइंस में ये गुंजाइश हर वक्त मौजूद है कि आप सवाल करने की, सोचने की सलाहियत रखते हैं। तो एंटीबायोटिक यूज की जा सकती है वायरल इन्फेक्शन में, एंटीबैक्टीरियल नहीं यूज की जा सकती है। लोग एंटीबायोटिक को एंटीबैक्टीरियल समझ रहे होते हैं। फिर आते हैं प्रेस्क्राइबर रिलेटेड डीओई। प्रिस्क्राइबर रिलेटेड डीओई से हमारी मुराद होगी सर अ ड्रग यूज एवोल्यूशन completed on patients managed by specific physician or a physician's group. For example, selected antibiotics may be limited to infectious disease specialist or it may be to a very broad group. For example, अगर एक particular type of bacteria है, उस बैक्टीरिया के लिए आप कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो सेम दवा इस्तेमाल कर रहा होता है, आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन को भी एवोल्यूएट करते हैं। ये भी आपका रोल था। देन नेक्स्ट आता है बेटे हमारे पास Focus PDSA. So a performance improvement model used by hospitals and health system. It includes the performance improvement element of measuring the output of the process and modifying the process to improve the outcome. आउटपुट का मतलब था पेशेंट्स। अब जैसे हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं, हमारे पास अगर 100 पेशेंट्स आते हैं तो देखना ये कि इन 100 पेशेंट्स में से ठीक कितने होकर जा रहे हैं, इन 100 पेशेंट्स में से खुश होकर कितने जा रहे हैं, इन 100 पेशेंट्स में से डेथ कितने लोगों की हो रही है। अगर डेथ हो रही है तो कहीं हॉस्पिटल का सिस्टम खराब तो नहीं था, अगर डेथ हो रही है तो कहीं हॉस्पिटल के फ्लो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, या फिर वो इस डिजीज से डेथ हो रही है जो डिजीज डेंजरस थी। फॉर एग्जांपल, कोविड के पेशेंट्स की जब डेथ हो रही थी हॉस्पिटल्स में, तो हॉस्पिटल को डेफिनेटली हम ब्लेम नहीं कर सकते थे इसमें, क्योंकि कोविड के पेशेंट्स को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इट वाज अ चैलेंज टू ट्रीट देम। तो ऐसा मॉडल भी, और ये सब मॉडल कौन बनाकर देगा, ये सब मॉडल कमेटी बनाकर देती है। उस कमेटी में डॉक्टर होता है, उस कमेटी में नर्स होती है, उस कमेटी में एमएलटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उस कमेटी में टेक्नीशियंस होते हैं, उस कमेटी में फार्मासिस्ट होता है। इसीलिए इंटर्नशिप हमने सबके लिए ओपन रखी थी ताकि वो लोग भी जान सकें कि क्या क्या चीजें उन्हें मालूम होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मुलरी रिस्ट्रिक्शन, द एक्ट ऑफ लिमिटिंग द यूज ऑफ स्पेसिफिक फॉर्मुलरी मेडिकेशन टू स्पेसिफिक फिजिशियन। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियोलॉजी के पेशेंट है, नाइट्रोग्लिसरीन सबके पास नहीं होना चाहिए। नाइट्रोग्लिसरीन सिर्फ उसी के पास होना चाहिए जो इमरजेंसी में कार्डियक पेशेंट्स को डील कर रहा है। तो जैसे अगर कोई एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या कोई ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया, ओपीएम सबके पास नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में होना चाहिए। इनको भी कंट्रोल करना जरूरी है। ये कंट्रोल मेडिसिन या कंट्रोल सब्सटेंसेस कहलाती हैं। देन है हमारे पास formulary system, an ongoing process whereby a healthcare organization through its physician, pharmacists and other healthcare professionals establish policy on the use of drug product and therapy. अब खुद बना रहे हैं, कौन कौन मौजूद है, फार्मासिस्ट मौजूद हैं, फिजिशियन मौजूद हैं, नर्सेज मौजूद हैं, वो अपना फॉर्मुलरी सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं। देन नेक्स्ट हम कहते हैं सर हमारे पास, और आप इंशाल्लाह आज अपना एक सिस्टम जनरेट करेंगे। हेल्थ सिस्टम बोर्ड बनता है हॉस्पिटल्स में, अ कमेटी ऑफ हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी मेंबर चूजिंग टू गवर्न द अफेयर्स ऑफ हॉस्पिटल। इसमें फार्मासिस्ट को अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है। कब शो करेगा वो अपनी प्रेजेंस? जब उसको ये चीजें पता होंगी कि हमने आगे किस तरह चीजों को लेकर चलना है। मेडिकल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, उसमें मेडिकल डॉक्टर्स के साथ मौजूद होते हैं। मेडिकेशन यूज रिव्यू, अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मेथड दैट फोकस ऑन evaluating and improving medication use process with the goal of optimal patient outcome. Let's suppose, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं, मैं साथ साथ आपको जो एग्जांपल्स दे रहा हूं ये इन्हीं से निकली हुई एग्जांपल्स हैं कि किसी हॉस्पिटल में तो हुआ होगा ऐसा कि जब हेपेटाइटिस सी के लिए इंटरफेरॉन के इंजेक्शंस लगते होंगे तो वो पेशेंट्स की कंप्लेन लेकर आते होंगे कि सर पेशेंट कहता है कि इसके बाद शदीद बुखार हो रहा है और कमर में शदीद दर्द हो रहा है, हमें हेपेटाइटिस से दर्द तो नहीं हो रहा लेकिन जो दवा आप दे रहे हो उससे दर्द हो रहा है। तभी तो लोग सोफोसोबिविर की तरफ गए होंगे, एक नए मॉलिक्यूल के बारे में सोचा होगा और एक ऐसी थेरेपी जो अब बहुत आसान थेरेपी बन गई है। कभी तो ऐसा होता है, यानी आपने ये सोचना है अपने जहन में कि जो दवा आप दे रहे हो, कभी तो नाइमोसोलाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि ये इसके डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। थैलेडोमाइड डिजास्टर भी आइडेंटिफाई किया गया 1960s में। इसी तरह अगर हम ज़ैंथेन ऑक्सीडेज इमिटर की बात करते हैं तो एलोपेरिडोल के बाद हम फेबुक्सोस्टैट पर आए, फेबुक्सोस्टैट के बाद फिर हम दोबारा एलोपेरिडोल पर गए। तो इसका मतलब था कि सर मेडिकेशन यूज रिव्यू लिया जाता है। आप अगर हॉस्पिटल में जॉब करेंगे तो आप इस तरह जॉब करेंगे कि आपने वहीं पर काम नहीं करना, आपने अपने आप पर मेहनत करनी। मैं अपने हर सेशन में ये बात करता हूं कि स्टूडेंट अपने आप पर मेहनत करेंगे और मेहनत का मतलब भी उनको बताता हूं कि मेहनत का मतलब ये नहीं होगा कि वो सिर्फ चीजें पढ़ते जा रहे हैं, वो चीजें समझेंगे। चूंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे हॉस्पिटल्स
में काम करने के बाद बाहर जाएं, गल्फ कंट्रीज में जाएं। गल्फ कंट्रीज में जाने के लिए उनके एग्जाम्स पास करें और एग्जाम्स पास करके फिर बाहर अपनी नौकरियां करें, डीएचए पास करें, एमओएच पास करें, हाथ पास करें और फिर मुख्तलिफ कंट्रीज में काम कर रहे हो। Non-formulary agent, a medication that is not part of drug formulary. This may be due to the medication not being considered for formulary addition or the medication being considered but the PNG committee choose not to add it. For example, कोई over the counter medicine है, OTC है, उसको पैराडोल को ऐड नहीं करवाना चाह रही कमेटी, तो आप उसको नॉन फॉर्मुलरी एजेंट की हेडिंग में यूज करवा सकते हैं अलग से। ओपन फॉर्मुलरी, लिस्ट ऑफ मेडिकेशन विच इज नो लिमिटेशन। आप ओपीडी का जनरल फिजिशियन बैठा हुआ, आप कहते हैं आपने जो ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हैं इसमें से। ऑर्डर एंट्री रूल्स, लॉजिक एस्टैब्लिश विद इन द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्डर, यानी अब दवा को कई सिस्टम में एंटर भी किया जाएगा। अगर मैं कराची से एग्जांपल दूं तो आपने अगर कौसर मेडिकोज देखा है तो वहां पर आपके पास पूरा एक सिस्टम मौजूद है दवाओं की एंट्री का, दवाओं के एग्जिट का। वो सिस्टम पर खड़े होकर बता देता है कि सर आपके पास कितनी दवाएं मौजूद हैं। आउटकम असेसमेंट, पेशेंट से जो असिस्टेंट मिलेगा हमें। पॉपअप्स, the information that appears on a computer monitor when specific actions are taken. For example, hospital information system often use rule to determine when pop-up will occur. These pop-up may contain clinical information about medication use, drug interaction. आपने ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि आपने अगर वारफेरिन के साथ कोई और एंटीकोगुलेंट दिया तो आपका सिस्टम पॉप करेगा आपको कि 2 गलत दवाएं आप दे रहे हैं। इससे पहले आपको ये तमाम एंटर करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, और ऐसा करने से आपका सिस्टम ऑर्डर को रोक भी देगा। फिजिशियन ऑर्डर्स दैट आर ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। The PNT committee may establish stop orders for medication require additional evaluation after a specific time. For example, अगर किसी ने ऐसी 2 दवाएं साथ में दी है जो हाईली रिस्क दवाइयां हैं, पेशेंट ने लिखकर दे दिया। आपने अगर एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप का नाम सुना तो वो भी यही प्रोग्राम है, फार्मासिस्ट ने ही डेवलप किया हुआ है। आप अपने हॉस्पिटल में जाकर कुछ रेड जोन मेडिसिन के बारे में बता देते हैं कि ये मेडिसिन रेड जोन मेडिसिन हैं। अगर ये वाली डॉक्टर लिख के भी देगा तो आपकी फार्मेसी वो इशू नहीं करके देती, वो कहती है कि हम इस ऑर्डर को स्टॉप करेंगे जब तक हम फिजिशियन से डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, मामला जिंदगी और मौत का है, ये जनरल मामला नहीं है कि दवा मांगी और दवा उठाकर हमने देने की बात की। थेरेप्यूटिक क्लास रिव्यू किया जाएगा, an evaluation of a group of medication within an established therapeutic class, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन सेफालोस्पोरिन है तो उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन से मुराद है उसकी फार्माकोडायनेमिक्स, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंस, लेट्स सपोज अगर आपकी फॉर्मुलरी में पैराडोल लिखा हुआ है आप और पैराडोल इस वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या कोई वैसी थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट ड्रग होगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, हम उसकी जगह पर और कोई एसिटामिनोफेन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। अब बेटा हम इस तरफ आते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं फॉर्मुलरी के। तो सर जेनरिक नेम है, दैट इज द ऑफिशियल अप्रूव्ड नेम ऑफ ऑल द केमिकल एंटिटीज ऑफ द ड्रग। फिर ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम जिससे दवा मार्केट की जाती है। देन उसकी फार्माकोलॉजिकल क्लास है। अब ये काम सुन लीजिए, आपने अभी अपने घर में करना है कि आपने कोई भी दवाइयां उठानी है 10 से 15 कॉलम बनाने, उसमें जेनरिक नेम लिखना है उस दवा का, ट्रेड नेम लिखना है उस दवा का, फार्माकोलॉजिकल क्लास लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक लिख दिया जाए, अगर एनसेड है तो एनसेड लिख दिया जाए। फिर उसकी फार्माकोलॉजी यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ढूंढना है। अब चूंकि जब आप ढूंढोगे, जब आप पढ़ोगे और आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा और आप अपने घर से शुरू करेंगे। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट है और आपको यही नहीं पता कि आपके घर के अंदर जो दवाएं मौजूद हैं उन दवाओं में क्या क्या क्लिनिकल चीजें मौजूद हैं, तो आप आगे और दूसरी बात तो बहुत देर से कर सकेंगे। तो आपने कहा कि सर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर घर में आपकी ग्लिमिप्राइड पड़ी हुई थी तो आपने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया। अगर आपके घर में ग्लिकलाजाइड पड़ी हुई थी, इजी डे पड़ी हुई थी, नॉर्मल वो दवाएं जो घरों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स अभी हम उसकी इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये जनरली आपको आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन अगर उसमें इंसर्ट मौजूद है तो आपको उसकी सीरम हाफ लाइफ वगैरह तमाम चीजें मिल जाती हैं। इंडिकेशंस फॉर यूज उसमें लिखा हुआ होता है, वो आपने नोट करना है। क्लिनिकल स्टडीज वक्त आप नहीं कर सकते, लेकिन इस सब को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी कहीं हॉस्पिटल में जॉब लगती है तो आपको ये तमाम चीजें अपने पास नोट करनी होती है। एडवर्स इफेक्ट और वार्निंग, इसका पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो कोई दवा इस्तेमाल कर रही है, अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है और वो एमोक्सिसिलिन इस्तेमाल कर रही है, तो वो
पार्ट्स पर मिलियन में भी डेंजरस है बच्चे के लिए, तो ये चीज मेंशन करना बेजरूरी है। फिर आता है ड्रग इंटरेक्शन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ड्रग इंटरेक्शंस कितनी याद करें। देखिए, ड्रग इंटरेक्शंस आपको भरपूर याद होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन इसलिए जरूरी है कि आप एक फार्मासिस्ट हैं, आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, आप फ्लोर पर खड़े हुए हैं, आप मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं। अगर आपने एक ऐसी दवा डिस्पेंस कर दी जो दूसरी दवा से इंटरेक्ट कर रही थी, तो जो नुकसान होगा वो नुकसान आप सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक हो सकता है। ड्रग इंटरेक्शन पर भी इंशाल्लाह मैं पूरा कोर्स लॉन्च करने का सोच रहा हूं, जिसमें मुख्तलिफ ड्रग इंटरेक्शन में पढ़ाऊंगा। डोज रेंज, कितना डोज देना है, और कॉस्ट। आप कॉस्ट नहीं लिख रहे होते, लेकिन याद रहे कि कॉस्ट वो जरूर लिखते हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, उनको इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है, तो वो उनकी कॉस्ट भी जरूर मेंटेन करते हैं। इसके बाद बेटे अब मैं आप लोगों को लेकर आता हूं लास्ट पार्ट की तरफ। ये वो रेफरेंसेस हैं, डेफिनेटली जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो डॉक्यूमेंट मेरा नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट साइंस का होगा, तो मैं रेफर जरूर करूंगा कि जहां जहां से ये चीजें ली गई वो तमाम रेफरेंसेस इसमें मौजूद हैं। ये 12 मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं जहां से डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो चीजें आपको पढ़ाऊं जो इस वक्त दुनिया में पढ़ी जा रही है, जो लेटेस्ट चीजें। अब आइए बच्चों चलते हैं कुछ सवालों की तरफ, ताकि पूरा वक्त जो हमने पढ़ा उस वक्त के साथ ये भी हमें क्लियर हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। तो सवाल पढ़ते हैं भाई पहला, और आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जवाब चाहूंगा मैं। ये एमसीक्यू नहीं है, इसमें से एक से ज्यादा सही जवाब भी हो सकता है। द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द फॉर्मुलरी सिस्टम आर यूज टू मैनेज द ड्रग कॉस्ट। इनमें से क्या चीज ड्रग कॉस्ट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? एक से ज्यादा भी सिलेक्ट हो सकते हैं। थेरेपेटिक इंटरचेंज, नॉन फॉर्मुलरी ड्रग यूज, जेनरिक सब्स्टिट्यूशन, या ड्रग थेरेपी गाइडलाइन। में इस वक्त कॉमेंट में मुख्तलिफ आंसर्स देख रहा हूं, चले आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे बताता हूं सर, थेरेपेटिक इंटरचेंज, जेनरिक सब्स्टिट्यूशन और ड्रग थेरेपी गाइडलाइन, ये तीनों चीजें आपको कॉस्ट की तरफ लेकर जा सकती हैं। नॉन फॉर्मुलरी ड्रग यूज का ताल्लुक नहीं होता इसके साथ, तो ए सी डी वॉज द करेक्ट आंसर। Once the formula has been established, no further action is required except to add new pharmaceutical entities as they may become available। मतलब 400 साल पहले अगर किसी फार्मासिस्ट ने फॉर्मुलरी बना ली थी, तो आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दवा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है सर, हमने पढ़ा है कि द फॉर्मुलरी मस्ट बी कंटिन्यूअली एवेल्युएटेड फॉर एडिशंस एंड डिलीशंस। चीजें ऐड होंगी, चीजें खत्म होंगी। पीएनटी कमेटी may have subcommittees to facilitate specific objective। For example, कौन कौन सी कमिटीज होनी चाहिए? मेडिकेशन सेफ्टी कमेटी, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन डिजीज, लेबोरेटरी टेस्टिंग। सर ए और बी ये दो कमिटीज डेफिनेटली बनेंगी। लैब टेस्टिंग का ताल्लुक आपके पास दवा और फॉर्मुलरी के साथ नहीं है, क्योंकि वहां पर डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, तो वो हेमाटोलॉजी और पैथोलॉजी की तरफ आता है। तो हम कहते हैं सर, लेबोरेटरी टेस्टिंग इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ पीएनटी कमेटी बट रादर द पैथोलॉजिकल कमेटी ऑफ द मेडिकल स्टाफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेलेक्टिंग अ ड्रग फॉर फॉर्मुलरी एडिशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड। एक दवा को ऐड करने जा रहे हैं आप, इनमें से क्या क्या चीजें आप चेक करेंगे? डज इट कम इन यूनिट डोज पैकिंग? Is it a duplication of existing formulary agent? वैसा कोई और मौजूद तो नहीं है। How should it be used? कैसे यूज करना होगा? Is it safer than similar agent already in the formulary? पहले से अगर कोई मौजूद है और आप दूसरा मौजूद कर रहे हैं, तो चेक करना होगा कि वो सेफ था या ये सेफ है। तो हम कहते हैं। और ई, विल द वेंडर गिव द हेल्थ सिस्टम फ्री सैंपल्स? क्या हमें फ्री सैंपल्स दिए जाएंगे? तो सर तीन चीजें चेक की जाएंगी। इज इट डुप्लीकेशन? क्या ये डुप्लीकेशन में तो नहीं है? ये यूज कैसे करना होगा, सेफ है या नहीं है? यूनिट डोज में आता है या नहीं आता, इसका ताल्लुक फॉर्मुलरी के साथ नहीं होगा। फ्री सैंपल्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इसका ताल्लुक भी फॉर्मुलरी के साथ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ ऑल मेडिकेशन यूज इन हॉस्पिटल। So, pharmacy and therapeutic committee is responsible for oversighting of all the medical use। और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जब वर्ल्ड टॉप रैंक हॉस्पिटल्स में जाएं, कल हमने कैरियर गाइडेंस पर सेशन लिया था, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल चैनल पर, नहीं देखा अगर किसी ने तो जरूर देखना। अगर आप मायो क्लिनिक में मौजूद हैं दुनिया के नंबर 1 हॉस्पिटल में, तो मैं चाहूंगा मेरे स्टूडेंट्स वहां की फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का पार्ट हो, और वहां से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, सर 4 साल पहले आपने एक चीज बताई थी। और मैं आपको बताऊं, बड़ी खुशी होती है मुझे जब बच्चे बाद में याद करते हैं और बताते हैं कि सर आपने जो कहा था वो हो गया और अब हमने उन चीजों को अचीव कर लिया। ये बड़ी बेहतरीन फीलिंग होती है मेरे लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, थेरेपेटिक इंटरचेंज इज इंटरचेंज ऑफ जेनरिक इक्विवेलेंस, इंटरचेंज ऑफ केमिकल ड्रग
different with the same pharmacological effect, interchange of chemically different drugs with the same pharmacological effects. So sir basically therapeutic interchange का मतलब क्या होता है? आप क्या करने जा रहे हैं? आप डिफरेंट दवा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं सर it is the interchange of chemically different drug with the same pharmacological or therapeutic class in according to the approved written guidelines. अगर मैं क्लास ऑफ ड्रग चेंज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर है, इनके लिए हम कहते हैं सर ये केमिकली डिफरेंट ड्रग्स हैं, लेकिन ये थेरेपेटिक क्लास सेम रखते हैं और इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, मेडिकेशन यूज एवोल्यूशन इज अ सिस्टमिक अप्रोच टू मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी एंड एसोसिएटेड आउटकम्स. द ऑप्टिमल डेटा कलेक्शन पीरियड इज, सर इट इज द डेटा टाइम जब आपके पास पेशेंट विजिट कर रहा होता है, जितना अरसा पेशेंट आपके पास रहता है उस तमाम अरसे में आप ये एवोल्यूशन करवाते हैं ना उससे, कि जब वो पहले आया था तो उसकी कंडीशन कैसी थी, जब वो बाद में जा रहा है तो उसकी कंडीशन कैसी है. The Pharmacy and Therapeutic Committee is multidisciplinary committee including physician, pharmacists and nurses. क्या कहते हैं बेटा, ये तमाम मौजूद होते हैं इसमें. तो यस सर, इसमें फिजिशियंस भी हैं, इसमें फार्मासिस्ट भी हैं, इसमें नर्सेस भी हैं. द रेशनल फॉर कंप्लीटिंग अ ड्रग यूज एवोल्यूशन, क्यों करवाते हैं सर? सर हम इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे पास ड्रग वैलिडेट हो जाए कि वो ड्रग सेफ है. अगर वो 15 लोगों में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती तो हम कहेंगे कि सर हमारे पास ये 15 लोगों में इफेक्टिव ड्रग है, तो आने के लिए भी इसका यूज सेफ है. और लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द फार्मासिस्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अश्योरिंग द फॉलोइंग. इनमें से क्या चीज फार्मासिस्ट के जिम्मे नहीं है? क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सोर्स ऑफ मेडिकेशन, ऑल मेडिकेशन in the health system meet FDA, या all brands of formulary agent are available. सर तीसरी वाली बात के लिए फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फार्मेसिस्ट ये बनाकर दे देता है प्रोक्योरमेंट को, और वो लोग इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि दवा मौजूद है, दवा रखी हुई है या नहीं है. याद रहे क्वालिटी के लिए फार्मेसी रिस्पॉन्सिबल है और एफडीए और यूएसपी के स्टैंडर्ड्स की दवा होनी चाहिए, इसके लिए फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबल है. तो बच्चों ये मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम जो बातें आज हमने इस डॉक्यूमेंट से पढ़ी हमें समझ में आ चुका होगा. ये डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उनके व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएगा ये, ताकि वो बाद में भी चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं. बहुत शुक्रिया आप तमाम का. इंशाल्लाह कल डे 2 में आप सबसे मुलाकात होगी. अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज.